नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ निकिता कपूर। प्रदेश भर में सभी जगह आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं। इसी कड़ी में गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सभी आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर अपना कार्य बहिष्कार करते हुए गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं जब चेतावनी देते हुए आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें कोई भी वेतन नहीं दिया जाता। हमें सारे काम सौंपे गए हैं। हमें खाली मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए रखा गया था। आज जितने भी कार्य होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कार्य होते हैं, सारे हम आशा बहनें करते हैं, लेकिन हमें उसके बदले कोई वेतन नहीं दिया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे ये चुटपुट जो पैसा मिलता है उसे छोड़ करके हमारा वेतन बना दिया जाए, हमारा मानदेय पूरा कर दिया जाए 21,000। और हम चाहते हैं कि जो हमारे कोविड में हम आशा बहनें सारी ड्यूटी कर रही हैं, सभी ने ड्यूटी की है। हम आशा बहन जितनी भी हैं, इतने कोरोना काल में इतनी महामारी चली है, इतना परेशान सबने ड्यूटी की है। किसी ने कोई घर पर नहीं बैठा, सब अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन आशा बहन कोई घर में नहीं बैठी है। गदरपुर के वृद्ध समाज सेवी हरनाम सिंह सेतिया ने अपने 86वें जन्मदिन पर अपनी पत्नी सहित पूरे परिवार की मौजूदगी में नेत्रदान का संकल्प पत्र भरा। इस मौके पर हरनाम सिंह सेतिया ने बताया कि वह पूर्व से ही समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। आज श्री हरनामदास सेतिया जी का जन्मदिन है और वो एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं। हमेशा से उन्होंने समाज को प्रेरणा दी है और समाज के हर सामाजिक कार्य में हमेशा अग्रणी भूमिका में रहे हैं। अंकल जी से मेरा अक्सर नेत्रदान को लेकर चर्चा होती थी, तो वो बोलते थे कि मुझे भी नेत्रदान करना है और मेरे परिवार की सहमति है इसमें, तो आप मेरा नेत्रदान का फॉर्म भरिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप जिस दिन आपका जन्म दिवस या विवाह की एनिवर्सरी हो उस दिन हम आपका फॉर्म भरेंगे। ये कोई फैसला मुश्किल नहीं था। संदीप जी से यदा इस बात में चर्चा होती थी, जब हिरनाम घर में मिलते थे कि अपना सर्टिफिकेट दे रहे होते थे, फार्म भर रहे होते, तो मैंने भी इनसे जिक्र किया मेरा भी नेत्रदान दान करने का इरादा है। तो कहने लगे एक ऐसा दिन चुनेंगे जिस दिन आपका कोई बर्थडे हो। तो आज मेरा बर्थडे था, तो मैंने अपनी धर्मपत्नी से भी जिक्र किया। वो कहने लगी जब आप अपना फार्म भर रहे हैं तो मेरा भी भर दो। मैंने फिर आज अपनी पत्नी दोनों का फार्म भरवाया है। इसमें सारा जो है श्रेय संदीप जी को जाता है। ये सदा समाज में प्रेरणा देते रहते हैं कि नेत्रदान करने से बहुत बड़ा आने वाले समय में दिन लोगों की आंखें की रोशनी नहीं है, आपकी आंखें जिंदा रहेंगी और रोशनी उनको मिलती रहेगी। अगली खबर दिनेशपुर से है, जहां दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता ने पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन के नेतृत्व में भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली। तो वहीं पूर्व विधायक ने कांग्रेस में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद रहे। वहीं प्रेमानंद महाजन ने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियां एवं काले कानून व लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से सभी परेशान हैं, इसीलिए 2 दर्जन से ज्यादा युवा भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। देखिए 4.5 साल हो गया मैं कांग्रेस पार्टी के लिए गांव-गांव देहात घूम के कांग्रेस के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इसी दौरान चक्की मोड़ क्षेत्र के कई गांवों के युवाओं ने हमारे साथियों के साथ संपर्क किया। उन लोगों ने कल शाम 5 बजे ज्वाइनिंग दी। मैं और मेरे साथ नगर अध्यक्ष गुलरबोझ नंदवल्लभ पांडे जी और पार्टी के कई और कार्यकर्ता थे। उधम सिंह नगर में प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया गया है। उधम सिंह नगर में जिला योजना के बजट को किसी और के इशारे पर खपाने और बोर्ड की बैठक में अधिकारियों द्वारा दूरी बनाए रखने के मामले में आज जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक हुई।
बैठक में पहले सत्र के बाद सदन के सभी सदस्य पंचायती राज मंत्री के प्रतिनिधि सुरेश गंगावर के नेतृत्व में जिला प्रशासन के खिलाफ जिला अधिकारी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बजट की एक भी फूटी कौड़ी सदन के एक भी सदस्यों को नहीं दी जाती और ना ही सम्मानित सदस्यों के प्रस्ताव को शामिल किया जाता है। समिति का चुनाव संपन्न हो चुका है। जिला योजना समिति के हमारे 16 सदस्य 1 साल पहले निर्वाचित हो चुके हैं निर्विरोध, लेकिन उनको अभी तक कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया 1 साल में। और जो जिला योजना समिति का सदन है वो सदन जिला पंचायत का 16 सदस्य होते हैं उसमें, और शायद 5 सदस्य नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत से होते हैं। बाकी प्रभारी मंत्री उसके मंत्री होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये लोग गोपनीय प्रभारी मंत्री से अपना अनुमोदन करा लेते हैं और किसी के संज्ञान में कुछ नहीं आता। बाकी जो भी सदस्य हैं उनको नहीं पूछा जाता और पूरे पैसे का जिले में पता नहीं कहाँ बंदरबांट किया जाता है। इस संबंध में सभी जिला पंचायत सदस्यों को, जिला योजना समिति के सदस्यों को आक्रोश है, इसलिए जिलाधिकारी के खिलाफ सब धरने पे बैठे हैं। अगर हमारे साथ अन्याय नहीं हो हम लगातार आमरण अनशन। काशीपुर के कुंडा थाना पुलिस ने 24 घंटों से पूर्व ही इलाके में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूटे गए सामान के साथ ही देसी तमंचा और चाकू भी बरामद किया है। बीती शाम उजाला हॉस्पिटल के कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि वह अस्पताल से ड्यूटी खत्म कर करीब 3 बजे अपने घर जाने को किसी सवारी के इंतजार में खड़ा था कि तभी उसके निकट पिकअप गाड़ी आकर रुकी, जिसके ड्राइवर और उसमें सवार व्यक्तियों ने उसको गंतव्य तक पहुंचाने की बात कही, जिसके बाद युवक उसमें सवार हो गया। लेकिन ग्राम गोविंदपुर जसपुर के इलाके में पिकअप में सवार लुटेरे ने उसके पास मौजूद करीब 3000 रुपए, एटीएम कार्ड और हाथ में पहनी घड़ी को लूटने के बाद चलती गाड़ी से धक्का देकर उतार दिया। इस लूटकांड की खबर जनपद के आला अधिकारी तक जैसे ही पहुंची तो पुलिस ने चारों ओर लुटेरे की तलाश शुरू कर दी। 24 घंटे बीतने से पूर्व ही पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। श्री नितिन कुमार शेरकोट के रहने वाले हैं। तो यहाँ जो उजाला हॉस्पिटल है वहाँ पे ये वार्ड बॉय की नौकरी करते थे। कल साय जो है ये अपना कार्य पूरा करके अपने घर के लिए निकले थे। इनके द्वारा जो है रास्ते पर सवारी की वेट की जा रही थी, तभी एक पिकअप जो है इनके पास रुकती है और इनसे पूछा जाता कहाँ जाना है, तो इनके द्वारा बताया गया कि मुझे इधर जाना है जसपुर साइड। तो कम किराए का लालच देकर इनको जो है उसमें बैठा लिया जाता है और गाड़ी जो है जब ये कुंडा हाईवे पर आ जाती है तो एक व्यक्ति पहले पीछे बैठा था और आगे जो व्यक्ति बैठे थे 3, उनमें से एक व्यक्ति और आगे पीछे बैठ जाता है। और रास्ते में जब देखा कि सुनसान एरिया आ गई है तो वादी से इसके पास जो पैसे थे, एटीएम कार्ड था, घड़ी थी और आधार कार्ड वगैरह था, वो उससे छीन लिया जाता है। श्री नितिन केशर सिंह नेगी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद सर्वप्रथम सावन के पवित्र सोमवार को मां ज्वालपा देवी के मंदिर में पूजा अर्चना से शुरुआत की। इसके पश्चात कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष केशर सिंह नेगी द्वारा विधानसभा चौबट्टा खाल के अंतर्गत जनसंपर्क किया गया और नौगांव खाल बाजार में विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। केशर सिंह नेगी ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार बीजेपी ने 2014 में जनता को अच्छे दिन के सपने दिखाए थे, लेकिन आज जनता महंगाई से त्रस्त है और युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे अच्छे दिन से तो पहले के बुरे दिन ही ठीक थे, जब पेट्रोल, सरसों का तेल सस्ता था और इतनी महंगाई की मार नहीं थी। कोरोना के खतरे के बीच उत्तराखंड में स्कूल खुल गए हैं। 9वीं और 12वीं तक की कक्षाओं को कोरोना के प्रकोप के बीच खोलने का ऐलान किया गया है। बच्चों के अभिभावकों से लिखित सहमति पत्र मिलने के बाद ही बच्चों को स्कूलों में प्रवेश करने की इजाजत दी गई है। सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बाकायदा कोरोना गाइडलाइंस भी जारी की हैं, लेकिन बाजपुर के स्कूलों में सरकार की गाइडलाइंस का जमकर मखौल उड़ाया जा रहा है। ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था है और ना ही शिक्षक कक्षाओं में मौजूद है और बच्चे क्लास में बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं। बात अगर बाजपुर के आदर्श कन्या इंटर कॉलेज की करें तो स्कूल में सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं लंबे समय बाद स्कूल पहुंची छात्राओं में सोशल डिस्टेंसिंग भी देखने को नहीं मिल रही है।
हालांकि स्कूली छात्राओं ने कहा कि ऑनलाइन क्लास से पूरी तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। ऐसे में सरकार चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने का जो फैसला किया है वो बहुत सही है। वहीं बाजपुर इंटर कॉलेज में भी अलग ही नजारा देखने को मिला। स्कूल में आने वाले बच्चों को ना तो सैनिटाइज किया जा रहा है और ना ही बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में शिक्षक मौजूद हैं। इस नियम से बहुत खुश हूँ क्योंकि जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। नेटवर्क इशू था और कई कारणों से हमारा मतलब पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही थी। और वैसे भी हमारी बोर्ड क्लास है, हम इंटर के स्टूडेंट्स हैं। जो हम मतलब क्लासेस की बेस पर पढ़ सकते हैं वो हमें इतने अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आ रहा था। दूसरा, यहाँ आकर हमारे स्कूल में जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका भी बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है। इसी के साथ मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ कि सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया और वो भी एक चरणबद्ध तरीके से लिया, पूरे स्कूल को एक साथ नहीं खोला। तीसरी लहर भी आ रही है, फिर भी बच्चों को बुला रहे हैं। अब ये बताइए कि तीसरी लहर आ रही है, बच्चों की क्या जिम्मेवारी या स्कूल की क्या जिम्मेवारी बनेगी। और उसके बारे में फिर कल शाम को ही मैसेज दे दिया कि सहमति पत्र लेकर आइए। बच्चे इतनी जल्दी क्या लिख के दे देंगे। आप स्कूल प्रबंधक का भी कोई जिम्मेवारी बनती है कि कुछ बच्चों की जिम्मेवारी निभाएं। आप तो सहमति पत्र भी पूरा लेंगे, फीस भी लेंगे, बच्चों की जिम्मेवारी भी नहीं लेंगे तो जिम्मेवारी कौन लेगा? आप ये बताइए, गवर्नमेंट बनता है नहीं बनता है? हम सहमत नहीं है। तीसरी लहर आएगी 20 दिन बाद, ये बच्चा कोई बीमार पड़ेगा, कोई भी कौन जिम्मेदार है उसका? नहीं, सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बच्चों को बहुत लंबा टाइम भी हो गया था और ऑनलाइन माध्यम से हालांकि पढ़ाई चल रही है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आ पाती है जो एक आमने सामने की पढ़ाई में बच्चों के साथ आती है। तो अब चूंकि सब मार्केट खुल गए हैं, सब चीज़ खुल गए हैं, तो सब तरफ जाना आना चल ही रहा है। तो विद्यालय भी थोड़ा उसके साथ कि भाई 50% देख करके या सुबह शाम में उसके हिसाब से खोल लिए जाएं तो बहुत सही है। और अभी 9 to 12 खुले हैं, बड़े बच्चों का है, कोशिश की जाएगी कि इनको पूरे तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करके और ये सब सही तरीके से इसको करें। तो बहुत सही निर्णय है ये गवर्नमेंट का। मेरा कहना यह है कि जो आज पहला दिन है बच्चों के विद्यालय आने का, तो इसमें आपने जो कहा कि टीचर क्लास में नहीं है, तो आप इसकी तय तक मैं आपको पहुंचाता हूं कि बच्चे के पास में उनका क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर इसलिए न जा पाया हो कि वो प्रवेश ले रहा हो, है ना। तो लेकिन उसकी स्थान पर जो है अरेंजमेंट की व्यवस्था भी की गई है जाकर के कि जब भी कोई कार्य जो है हमारा अध्यापक कर रहा है तो उसकी जगह पर दूसरे अध्यापक को हम भेज देते हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में 27% आरक्षण दिए जाने पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने मोदी सरकार का आभार जताया है। उन्होंने इसे बीजेपी सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया है, जिससे सैकड़ों छात्रों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पहले से ज्यादा मौका मिलेगा। वहीं हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वर आनंद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण स्वास्थ्य सेवाओं में दिया है। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने 27 मंत्रियों को सम्मानित दिया। उन्होंने कहा कि पूरा ओबीसी समाज मोदी सरकार का ऋणी है और पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार पाल ने भी सरकार के फैसले की सराहना की है। आज हम वेद मंदिर आश्रम माननीय स्वामी यतीश्वरानंद जी के मंत्री जी के आश्रम में उपस्थित हैं और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया है, उसी के उपलक्ष्य में हमने आज प्रेस वार्ता रखी है और उनको धन्यवाद आभार जताने के लिए। और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने MBBS में 1500 शिक्षार्थियों को लाभ मिलेगा की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास, इस नारे को माननीय मोदी जी ज़मीन पर उतार रहे हैं और लोग इस चीज़ का अनुभव भी कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति हो, चाहे प्रदेश स्तर की राजनीति हो।
वो सबका ध्यान रखते हैं, कौन किस समाज का व्यक्ति है, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से 7 सालों के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हमें दिखाई भी दे रहे हैं। नहीं तो पहले चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे दूसरे क्षेत्र हो, उसमें कुछ विशेष लोग ही दिखाई देते थे। तिलकराज बेहड़ पहली बार गदरपुर पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर तिलकराज बेहड़ ने मौजूदा सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार निरंकुश हो चुकी है, जिसे उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद से चुनाव जीतकर बहुमत से सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अभी बच्चे की तरह विकसित नहीं हुई है और आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, हरीश रावत जी का, प्रीतम सिंह जी का, पार्टी के सभी श्रेष्ठ नेतृत्व का और खासकर प्रदेश के हमारे जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मेरे पे विश्वास प्रकट किया, मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। पार्टी की नीतियों को लेकर, पार्टी के संगठन को लेकर गांव-गांव तक जाएंगे, बूथ स्तर पर जाएंगे। जहाँ तक सवाल है काम करने का, इस समय प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई का दौर है। उधम सिंह नगर जिले को एक नई जान मिली है कि हमें उधम सिंह नगर जिले के हमारे एक बड़े नेता श्री तिलकराज बेहड़ जी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व हमारा हाईकमान द्वारा दिया गया, तो उसे निभाते हुए ये गदरपुर क्षेत्र की जनता का प्यार है, जो आप देख रहे हैं कि आज किस क्षेत्र कितनी संख्या में कार्यकर्ता उमड़े हैं। और एक बात हमेशा गदरपुर में गुटबाजी की कही जाती थी, आज आपको वो गुटबाजी नया नज़ारत मिलेगी। ये हमारे बड़े नेता का सम्मान है कि उनके सम्मान में आज हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित थे, आज बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। मैं अपना नगर और ब्लॉक की तरफ से तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी मेरे ऊपर और मेरे भाई नासिर हुसैन के ऊपर ये प्यार वो बनाए रखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कोरोना लॉकडाउन 10 अगस्त तक बढ़ा दिया है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में सख्ती भी बढ़ा दी गई है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।